संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को लेकर पहली बड़ी खबर और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां देखिए कैसे निर्मला सीतारमण और जयशंकर भी मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबरें हैं, जहां पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव भी मंत्री होंगे और शिवराज प्रहलाद जोशी भी बनेंगे मंत्री। खट्टर, जयंत चौधरी, ललन सिंह मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। यूपी से कमलेश पासवान भी मंत्री बनेंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री की मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बारे में भी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। उससे पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से बड़े नाम हैं जो साफ हो चुका है कि अब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो देखिए, लेकिन यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा और दिलचस्प भी कि पहली बार केंद्रीय मंत्री कौन कौन बनने जा रहे हैं। वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार मौका मिल रहा है। 21 मंत्री हैं ऐसे। सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का। विदिशा से बम्पर जीत हासिल की शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा के मार्जिन से। मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें करनाल से बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ाया, जीते और अब मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे। चिराग पासवान एलजेपीआर के 5 सांसद चुनकर आए हैं बिहार से। इसके अलावा हम पार्टी के जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे। रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, जेडीयू के सांसद। इसके अलावा दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी जा रही है। जयंत चौधरी, आरएलडी के नेता, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। जेडीएस के कोटे से एचडी कुमारस्वामी मंत्री बनने जा रहे हैं। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी की पीलीभीत सीट से इस बार जितिन प्रसाद ने चुनाव लड़ा, जीते और अब मोदी सरकार का वो भी एक चेहरा होंगे। पहली बार जो मंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा खड़से, सुकांतो मजूमदार भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सीआर पाटिल, जो कि अभी तक गुजरात में बीजेपी के संगठन को देख रहे थे, वो केंद्र में लाए जा रहे हैं। वो मोदी सरकार में शामिल होंगे। रवनीत बिट्टू का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रवनीत बिट्टू 3 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे लगातार और उसके बाद इस बार बीजेपी में आए, लुधियाना से चुनाव लड़े, हारे। उसके बावजूद भी उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो पहली बार शपथ लेने वाले मंत्री कौन कौन से हैं आपको बताया, लेकिन अब जानिए किस तरीके से पीएम की बैठक को लेकर भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां संभावित मंत्रियों को पीएम ने एजेंडा भी बता दिया है। अब 100 दिन के एजेंडे की कार्य योजना बताई गई है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को देखते हुए ये बैठक और ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पीएम ने रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं और जनता के भरोसे को कैसे मजबूत करना है, इस पर खास तौर पर जोर दिया गया है। तो ये बड़ी खबरें आ रही है, जहां देखिए अंदर की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब संभावित मंत्रियों को पीएम ने समीर एजेंडा भी बता दिया है। बिल्कुल, और पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे दिखेंगे ये हमने आपको दिखाया। अब दूसरी बार शपथ कौन कौन लेने जा रहा है वो आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहला बड़ा नाम जिन्हें रिटेन किया गया है। मनसुख मांडविया, अर्जुन राम मेघवाल, जो कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे पिछली सरकार में। इसके अलावा देखिए कौन कौन से चेहरे हैं, ये रहे आपके सामने। जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे एस जयशंकर। इन्हें एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। वैसे भी वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ये बीजेपी के पास ही रहेगा। एसपी सिंह बघेल को भी मौका दिया जा रहा है, यानी दूसरी बार शपथ लेने वाले मंत्रियों में उनका नाम भी शामिल। जो नाम इसमें बता रहे हैं और जो पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं समीर, इस पर हमारी नजर है। रवनीत बिट्टू से फिलहाल हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने खास बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। रवनीत बिट्टू कांग्रेस से बीजेपी में आए, हालांकि लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन उनको मंत्री बनाया जा रहा है मोदी की तीसरी सरकार में। हमारे साथ बात करने के लिए खुद बिट्टू साहब मौजूद हैं। बिट्टू जी, पीएम मोदी ने आप पर भरोसा जताया जबकि जनता ने आपको हरा दिया। देखो, बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हम इलेक्शनें लड़े, लेकिन तब भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह जी और नड्डा साहब के बहुत आभारी हैं भी, उन्होंने फिर भी पंजाब को आगे रखा, पार्टी को आगे नहीं रखा, पंजाब को आगे रखा भी पंजाब का कैसे हिस्सेदारी पंजाब की हो, और वो आज प्रूव कर दी उन्होंने भी कितना प्यार और कितना स्नेह पंजाब के साथ है। कई बार आप सांसद रहे लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, और इस बार आप सांसद ही हार गए, मंत्री बनने जा रहे हैं, ये एक अलग संयोग है। ये मेरा पहले दिन से ये मन था भी मैं चौथी बार एमपी कांग्रेस में बन के विपक्ष में नहीं बैठना चाहता। मेरा मन है भी पंजाब के लिए कुछ कैसे करें, क्योंकि पता था बीजेपी सरकार बनेगी। वो जो सपना था वो मेरा सच हो गया।
क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी पंजाब के लिए? देखो, अब बीजेपी ने और सेंटर में उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमारा काम है, मेरा काम है किस तरीके से पंजाबियों को, किसानों को, मजदूरों को, इंडस्ट्री को, उसको कैसे ब्रिज बना के सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ना है और पंजाब को दोबारा कर्जा मुक्त करना है, नशा मुक्त करना है। आपका परिवार आपके साथ है, मिठाइयाँ बट रही है, बड़ी खुशी की बात है। तो बेटा है आपका, देखो, वाइफ है, इनकी क्या भूमिका रहेगी? देखो, ये सारे, ये मेरे बहन हैं, ये मेरे छोटे ब्रदर की वाइफ हैं, ये मेरे वाइफ और दोनों बहन की बेटी और ये बच्चे हैं। ये बहुत, क्योंकि इलेक्शनों में साथ थे और बहुत नमोश हो गए। बच्चों को अब कैसे समझाओ भी स्थितियाँ कहाँ क्या क्या थी पंजाब में, गांव में हमें नहीं जाने दिया। आज इनको दोबारा, इनके चेहरों पे आज मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ, खुशी देख रहा हूँ। तो मेरे लिए मोदी जी, बीजेपी और उसके मेरा परिवार को जो आज खुशी दी है, मेरी माँ को आज जो खुशी दी है, मैं इसके लिए भी बीजेपी लीडरशिप का और प्राइम मिनिस्टर साहब का और अमित शाह जी का, नड्डा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे मन में शब्द नहीं है। हारने के बाद भी मुझे उन्होंने मिनिस्ट्री दे दी और मेरा परिवार आज दोबारा जो मैं समझ रहा हूँ, उनके चेहरों पे खुशी है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, एहसास कर पा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? आप उनकी पत्नी हैं, चुनाव हार गए, जीते थे तो मंत्री नहीं बन पाए, हार गए तो मंत्री बन गए। चुनाव हम नहीं हारे, अर्बन में हम सब जगह आगे थे, रूरल में ये अकेले ही मैदान में फिर रहे थे और वहीं पर वोट ले गए, अदरवाइज हम नहीं हारे। ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देखा। अर्बन में तो हम बहुत रिवाइव कर गए। अब हमारा मिशन है पंजाब। जो बड़ा कॉज था, वो बड़ा कॉज ये लेके चले थे कि पंजाब को हम कैसे रिवाइव करें। तो बस अब शुरुआत हो गई। को कितनी खुशी हो रही, मंत्री बनने जा रहे हैं बिट्टू? देखो, खुशी तो बहुत है, पर खुशी इसकी भी है कि अब हम पंजाब को दोनों हाथों से कर सकते हैं, खुले हाथों से पंजाब को हम संवार सकते हैं जो पीछे रह गया है। अब हम 2 सालों तक यहाँ पर सरकार लेके आएंगे और नशा, गैंगस्टर खत्म करेंगे। देखो, योगी जी ने भी तो खत्म किए हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बेटा, आप अभी 18 साल के तो नहीं लग रहे हो मुझे। मैं कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। ये बताओ, पापा मंत्री, बेटा क्या करेगा? मैं तो देखूंगा। अभी मैं लॉ में जाना चाहता हूँ, आई वांट बी लॉयर, पर अभी टाइम हम देखेंगे। पढ़ने जाएंगे तो बच्चे कहेंगे कि आपके पापा मंत्री हैं, साथ के जो बच्चे होंगे पढ़ते होंगे। जी पूछेंगे तो, पर मुझे इतना अच्छा शो करना अच्छा नहीं लगता। तो हाँ जी, बस। आपका नाम? सिमर सिंह। हाँ जी। आप उनकी बहन हैं। एक बहन को जितनी खुशी होती है, पत्नी को, परिवार को, सब लोग बहुत खुश हैं। कोई आपको लगता है क्या खास बात है, ऐसी कोई बात जो आपको बचपन की याद आ रही हो बिट्टू जी की? बिट्टू जी एक बड़े ही ऑनेस्ट, हमें भी वो, अगर हम किसी को कहने जाएं कि हाँ ये अच्छा आदमी नहीं है, तो हमें उसी टाइम डांटते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहना। और विश्वास वाहिगुरु जी पे करने वाले ऐसा इंसान, ये नहीं कि मेरा भाई है इसलिए मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही निहायत ही शरीफ इंसान है। सो मैं बहुत ही मुझे फ़ख्र होता है कि मेरा बड़े भाई ऐसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रवनीत बिट्टू का परिवार है। बेअंत सिंह के पोते हैं बिट्टू। कांग्रेस में रहे, लगातार सांसद बनते रहे, बीजेपी में गए, चुनाव हार गए, लेकिन पीएम मोदी ने चुना है उनको अपने साथ मंत्री बनाने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, खुशी संभाले नहीं संभल रही है और बातचीत सुनकर ऐसा लगा जैसे रवनीत सिंह बिट्टू को भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें फोन आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनके नाम पर भरोसा जताया और उन्हें कॉल आया, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। अब देखिए, मोदी 3.0 सरकार में यूपी से 6 मंत्री शपथ लेंगे, बिहार से 8 मंत्री शपथ लेंगे, महाराष्ट्र से 4 और गुजरात से 3 सांसद मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन मोदी 3.0 में कैसा रहेगा, ये अब आपके सामने है। यूपी से 6, बिहार से 8, महाराष्ट्र से 4 और गुजरात से 3 सांसद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। अब स्टेट की किस तरीके से क्या क्या हिस्सेदारी है मोदी सरकार में, राज्यों की हिस्सेदारी को लेकर ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने जा। देखिए, तीसरे टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2014 में भी एक थे, यहां से 2019 में भी दिल्ली से एक मंत्री थे और 2024 में भी
हर्ष को लेकर यह नाम सामने आ रहा है। हालांकि बिहार की बात करें तो 2014 में बिहार से 5 मंत्री थे, जबकि 2019 में 6 और अब 2024 में 8 बताए जा रहे हैं, जो कि मंत्री पद के और कैबिनेट का ये हिस्सा बनने वाले हैं। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 2014 में 5, 2019 में भी 5, लेकिन अब साल 2024 में 2 होंगे। हालांकि अब देखना यही होगा कि आखिर स्टेट वाइज जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं समीर, उसमें महाराष्ट्र से लेकर फिलहाल क्या खबर है? जी हाँ, बिल्कुल। और महाराष्ट्र में भी देखिए 2024 में, यानी इस बार जो रिप्रेजेंटेशन है वो 4 सांसदों का है। 4 सांसद महाराष्ट्र से मंत्री बन रहे हैं। और देखिए ओडिशा से 2014 में 1, 2019 में 1 और 2024 में भी 1। ओडिशा में क्या शानदार प्रदर्शन किया इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, इतिहास रच दिया है। और राज्य में भी सरकार बनने जा रही है बीजेपी की। हरियाणा में 2014 में 2, 2019 में 3, इस बार 2। सुरभि, बिल्कुल। अब इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस पुष्पेश पंत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ है। जिस लिहाज से फैसले लिए जा रहे हैं पुष्पेश जी, आपसे करूंगी सवाल, उससे पहले एक क्विक अपडेट आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो संवाद प्रधानमंत्री का इन सभी मंत्रियों और सांसदों के साथ हुआ है, क्या खबर इस बारे में आनंद? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3.0 की जो सरकार है उसकी टीम तैयार हो चुकी है। अब इसी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे और यही टीम जो है आज शाम को 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने जा रही है। जो बैठक हो रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था। अभी सभी मंत्री अपने घर चले गए हैं। मंत्रियों का घर पर स्वागत किया जा रहा है, इनको मिठाई खिलाई जा रही है, परिवार के साथ समय ये लोग बिता रहे हैं। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अपना विजन इन मंत्रियों को बता दिया है। आपको आज की जो टीम है उसमें ज़्यादातर आपको नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। पुराने चेहरे तो हैं लेकिन नए चेहरे भी बहुत ज़्यादा हैं। और सबको प्रधानमंत्री ने अपना विजन बता दिया कि प्रधानमंत्री एक मंत्री के नाते, एक कलीग के नाते उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि जो विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें आप लोग चार्ज लेते हैं। यानी कि जैसे पोर्टफोलियो आपको पता चलेगा, पोर्टफोलियो का चार्ज लेते हैं, आप उससे काम में जुट जाइए। 100 दिन का एजेंडा, यानी कि 100 दिन के अंदर आपका काम धरातल में दिखना चाहिए। जो 100 दिन का एजेंडा है वो ज़मीन पर दिखना चाहिए, यानी कि 100 दिन का एजेंडा दिखेगा तो आपका काम भी नज़र आएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो एनडीए, जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार बनी है, यानी कि आपको एनडीए के लिए जनता के हित में काम करें। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और कही है कि आप जो भी फैसले लें वो इस बात का ध्यान रखें कि वो देश हित में हो, जनता के हित में हो। और अगर कड़े फैसले भी आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है, अगर इन 2 कसौटियों पर खरे उतरते हैं वो फैसले, तो आप उस फैसले को लेने से हिचके नहीं, झिझके नहीं। बिल्कुल सही बात है आनंद। और देखिए 6 दशक बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में वापस लौट रहा है। पुष्पेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश जी, इसे आप कैसे देखते हैं? और खास करके अब जो एजेंडा सामने आ रहा है, 100 दिन के एजेंडे पर बात हो रही है और मिशन 2047 पर जोर है मोदी 3.0 का। मेरा ऐसा मानना है कि सवाल को 2 हिस्सों में साफ साफ बांट लीजिए। जो 100 दिन वाला एजेंडा है, मुझे लगता है पूरे देश की नज़र उस 100 दिन वाले एजेंडे पर अटकी रहेगी। जहाँ तक मिशन 2047 की बात है, वो 20 साल आज से आगे की बात है। तो तब तक वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक वाला आलम है। लोगों का ध्यान अटका रहेगा अगले 3 महीनों में साझा सरकार की रस्साकशी में, और वो 300 दिनों के एजेंडा में कितना कुछ धरातल पर देखने को मतदाता को और नागरिक को मिलेगा, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है पुष्पेश सर, आप यहीं से अपनी बात शुरू कीजिएगा। लेकिन इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के पास पूरी लिस्ट आ गई है, पूरी फहरिस्त आ गई है। मोदी सरकार में टोटल 57 मंत्री बनेंगे, वो पूरी लिस्ट हमारे पास आ गई है। पहला नाम राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा ललन सिंह, चौथा पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र खटीक, जुएल ओराम, चिराग पासवान, एसपीएस बघेल, रामदास अठावले, जयंत चौधरी, शोभा करंदलाजे, पंकज चौधरी, श्रीपद नाइक, किरण रिजिजू। 57 मंत्री टोटल शपथ लेंगे। मोदी सरकार में 57 मंत्री कंफर्म हैं और कंफर्म्ड मंत्रियों के नाम
इस वक्त हम आपको बता रहे जिस हैं। लिहाज से इस वक्त समीर खबरें आ रही है, क्विक अपडेट दे देते हैं क्योंकि 57 मंत्री कंफर्म है। हालांकि क्या और नाम भी जुड़ सकते हैं, इसको लेकर भी खबरें आ रही है क्योंकि जो फेहरिस्त इस वक्त आप बता रहे हो उसमें और नाम पंकज चौधरी के बाद किरण रिजिजू का आता है, बीएल वर्मा का, कमलेश पासवान का, रवनीत बिट्टू, डीके अरुणा, एचडी कुमार स्वामी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, मेघवाल, अन्नपूर्णा देवी, किशन पाल गुर्जर। तो ये जो एक फेहरिस्त इस वक्त लगातार हम नाम बता रहे हैं, उसी के तहत एक जानकारी आनंद से भी हम ले लेते हैं क्योंकि आनंद 57 नाम जो इस वक्त कंफर्म बताए जा रहे हैं, ये भी है कि अभी और नाम भी जुड़ सकते हैं। देखिए लगभग जो लिस्ट आपने पढ़ी, लगभग आज जो शपथ लेने जा रही मंत्रियों की सूची है यही है। इसके अलावा कुछ पोर्टफोलियो खाली रखे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 81 प्रधानमंत्री को लेके 81 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जो कि कुल जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसका 15% है। लेकिन आगे अगर विस्तार करना हो तो उसके लिए भी जगह छोड़ी जाती है, अगर कुछ नया अलायंस बनना हो उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। तो ऐसे में 57 से 58 जो आपने सूची पढ़ी है वो लगभग होता है। ये लोग आज शपथ लेने जा रहे हैं शाम को 7:15 बजे, और कुछ और नाम अब इसमें जुड़ने की गुंजाइश नहीं बची है क्योंकि लगभग इतने ही लोग अंदर चाय पार्टी जो हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजन साझा किया, लगभग इतने ही लोग मौजूद है। हो सकता है कि एक दो नाम आगे पीछे हो जाए, लेकिन लगभग जो सूची आप बता रहे लगभग ये फाइनल है। जी बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। और हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे, पूरी लिस्ट हमने आपको दिखाई, वो तमाम मंत्री जो आज शपथ लेंगे मंत्री पद की, वो नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और पीएम आवास में हुई बैठक के बाद मनोहर लाल खट्टर और चिराग पासवान ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत ज़रूरत है। उन्हीं का अनुभव का आज लाभ लेने हम लोग वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बताई, जो हम लोग के लिए सीखनी भी ज़रूरी हैं। आज बहुत इनफॉर्मल बातचीत प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर हुई। 100 दिन के एजेंडे की बात की गई, योजनाओं को लेकर या आने वाले दिनों में सारी बातें सामने आएंगी। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। बाकी की जानकारियाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नई कैबिनेट में शामिल होने वाले गिरिराज सिंह ने बताया कि नई सरकार का मूल मंत्र है क्या। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना। विभाग कोई नहीं, जो विभाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। मिला है प्रतिनिधित्व, सब मिलके काम करेंगे बिहार के। और देखिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं बिहार के रिप्रेजेंटेशन को लेकर मोदी सरकार में। देखिए, मैं बिहार की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिहार को जो सम्मान दिया है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो परंपरा कायम किए थे, उस परंपरा को आप और गौरवान्वित कर रहे हैं। और पूरा देश और पूरा बिहार देश के विकास के लिए, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के साथ है। और देखिए पुष्पेश पंजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, अब तो 56-57 नाम सामने आ गए हैं, यानी मोदी 3.0 की शक्लो सूरत कैसी होगी, एजेंडा क्या होगा, ये बहुत हद तक अब क्लियर नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप?
देखिए, मुझे लगता है भाई साहब कि एजेंडा तो बहुत पहले से स्पष्ट था। जैसा अभी गिरिराज सिंह कह रहे थे कि वो एजेंडा बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री शुरू से कहते आए हैं कि उनका जो विजन है वो एक विकसित भारत का विजन है, जिससे किसी को मतभेद नहीं हो सकता, जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो जोड़ते रहते हैं, शब्द बदलते हैं। मगर वास्तविकता में ये नारे क्या कितनी जल्दी परिणित होते हैं। अगर यदि इनका असर मतदाता पर पड़ा होता तो आज भाजपा एनडीए की नहीं, स्वयं अपने स्पष्ट बहुमत पर सरकार बना रही होती और वो 300 पार 400 पार के आगे होती। तो कहीं ना कहीं पिछले दशक में ये संदेश जनता तक पहुंचने में थोड़ी चूक हुई है और जो कार्यक्रम थे उनका क्रियान्वयन शायद कुछ लाभार्थियों को छोड़कर नहीं हुआ है। आपने जितनी प्रतिक्रियाएं ली, जो उपकृत मंत्री हैं वो तो गदगद हो गई, उनके परिवार वाले भी गदगद होंगे, वो एक दूसरे की तारीफ करते पीठ भी थपथपा रहे होंगे। मेरी थोड़ी रुचि यह जानने में है, मैं थोड़ा देर से आपसे जुड़ा हूं, कि वो कौन नाम है जो छूट गए हैं पिछली बार के। क्या उन्हें उनकी अकर्मण्यता का दंड मिला है या उनको चुनाव हारने के बाद दोबारा मौका नहीं दिया गया है? जिनको चुनाव हारने के बाद भी ये मौका मिला है, निश्चित रूप से उनमें से कुछ लोग वो लिस्ट भी अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, एक जानकारी TV9 भारतवर्ष दे रहा है। आमोद हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, अब जो नाम सामने आ चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं, वो किस आधार पर फैसले लिए गए हैं? देखिए, इसमें अगर मैं सरसरी निगाह से देखूं तो इसमें एक्सपीरियंस और कॉम्बिनेशन है, सोशल इक्वेशन है, इसमें रीजनल एस्पिरेशन को मीट करने की कोशिश की गई है और साथ ही सबसे ऊपर एनडीए को समाहित करने की कोशिश की गई। इसमें चार चीज़ तो ये साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए को जहां बैलेंस किया गया वहीं रीजनल बैलेंस भी किया गया है और उसके अलावा एक्सपीरियंस को इसमें तवज्जो दिया गया है। जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान जैसे, जहाँ ML खट्टर जैसे वरिष्ठ लोग हैं जो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का। उसके साथ ही नए लोगों को भी इसमें समाहित किया गया है। कमलेश पासवान बिल्कुल यंग लीडर हैं, गोरखपुर के बगल बांसगांव से जीत कर आते हैं। मागरीथा जो असम के बिल्कुल यंग लीडर हैं, जो असम से आते हैं, उनको इसमें समाहित किया गया है। तो ऐसे कई नाम होंगे। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि जो संजय बंडी हैं, उसके अलावा वहाँ से किशन रेड्डी हैं, इस तरह के नाम भी आपको साउथ से मिल जाएगा, आपको केरल से इसमें नाम मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर एक एस्पिरेशन को मीट करने की कोशिश है और साथ ही एनडीए को बैलेंस करने की भी कोशिश है। एक तरह से प्रधानमंत्री के इस नए जो स्वरूप होगा कैबिनेट का, उसमें मिला जुला मिक्स होगा। ये एक यूथनेस का, एक एक्सपीरियंस लोगों का, नेताओं का, और एक रीजनल जो बैलेंस है उसके तहत नेताओं का, रीजनल लीडर्स का भी इसमें पूरा पुट दिखेगा आपको। तो ये पूरा जो अभी तक हमने इसमें रीड किया है। आपके पास जल्द वापस लौटती हूँ, क्योंकि एक और बड़ी खबर और उस बारे में भी लेंगे आपसे जानकारी, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने को लेकर अजीत पवार की एनसीपी में विवाद को लेकर इस वक्त सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच मतभेद। देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार, सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के साथ बैठक भी की है और दोनों नेताओं के बीच के विवाद को सुलझाने का प्रयास भी किया गया है। हालांकि अजीत पवार के सामने दोनों नेताओं में किसी एक नेता का नाम तय करने को लेकर सवाल भी है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और स्टेट वाइज जिस तरीके से हम बात कर रहे थे उसमें नजर थी कि महाराष्ट्र को देखते हुए किस लिहाज से और क्या फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल, एनसीपी अजीत पवार गुट को एक बर्थ देनी थी, एक मंत्री बनना था। एक जो मंत्री है एकनाथ शिंदे से बनना था। एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रतापराव जाधव मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन एनसीपी अजीत पवार में ही तय नहीं हो पाया है, आम राय नहीं बन पाई कौन मंत्री बनेगा। प्रफुल्ल पटेल चूंकि पुराने नेता है, सीनियर नेता है, केंद्र के मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पे इनको बनाया जाए या सुनील तटकरे जो कि इकलौते सांसद हैं एनसीपी अजीत पवार को, उनको बनाया जाए। तो पार्टी के अंदरूनी जो है अंदरूनी सहमति नहीं बन पाई, अंदरूनी खींचतान के चलते जाहिर तौर पर एनसीपी का आपको एनसीपी अजीत पवार का कोई भी जो प्रतिनिधि आपको आज चाय पार्टी में नजर नहीं आया। संभावना है कि आगे अगर एनसीपी में एक राय बन जाती है तो आगे जब भी मंत्री का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उनमें उसको जगह दी जा सकती है। जी बिल्कुल, शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्ला जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत हद तक आने वाले वक्त में भविष्य तय करेगा अजीत पवार का कि वो आगे क्या करते हैं। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि शायद तवज्जो ही नहीं मिली, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि सुनील तटकरे जो कि एकमात्र सांसद हैं अजीत पवार की पार्टी से जीतकर लोकसभा के सांसद बने हैं, उनके में और प्रफुल्ल पटेल के बीच में ही मंत्री पद पर कौन बैठेगा, इसको लेकर तकरार हो गई है। इस वजह से पेच फंसा हुआ है, कैसे देखते हैं?
शंभूनाथ जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, प्रफुल्ल पटेल और इनमें तकरार तो होनी ही थी। हाँ। अजित पवार गुट जिस तरह से महाराष्ट्र में जितनी कम सीटें मिली हैं उससे कमजोर तो हुआ ही है। उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद उन्होंने शरद पवार से के साथ अपने संबंध तोड़ करके अपना नुकसान ही किया। अब जब संसद में कुछ नंबर लेके आए हैं और यहाँ पर उनके नंबर इतने कम हैं कि कैसे किसको मंत्री बनाया जाए। प्रफुल्ल पटेल चूंकि केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अजित पवार राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो थोड़ा टकरार तो होगा ही, कौन बने मंत्री यहाँ पर मंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो ये तकरार दिखाई पड़ रही है। जी, आवाज चूंकि आपकी बहुत साफ नहीं आई थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाया जाता। चलिए, शुक्रिया शंभू सर हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। एक बिहार निवास भी हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी कुमार कुंदन इस वक्त मुझे वहां से नजर आ रहे हैं। संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखा दीजिए और वहां भी किस तरीके से अभी फिलहाल माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए सुरभि, बिहार निवास में काफ़ी हलचल है और बिहार की तस्वीर अगर मैं दिखाना चाहूं तो जितने भी लोग हैं वो समर्थकों के साथ यहां पे हैं और सारे समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए जुटे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी यहां पे आए थे। जीतन राम मांझी पिछले 12 घंटों में 2 बार अमित शाह से मिले। कई तरह की खबरें भी आई कि वो पोर्टफोलियो से तो नहीं नाराज़ हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री के जब 11:30 बजे से वहाँ से प्रधानमंत्री ने चाय पे बुलाया था, उसके बाद से लौटे हैं, तो उनके चेहरे की तस्वीर बता रही है कि ऑल इज वेल वाला हिसाब किताब है। इसके इतर छोटा सा सवाल करना चाहूंगी दबी जबान, यहाँ बिहार निवास में भी किसी तरीके की स्टेट वाइज कोई एक्सपेक्टेशंस आपको सुनने को मिली? अब देखिए, अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एज सच पोर्टफोलियो को लेकर सब लोग अपनी अपनी कयास लगा रहे थे। जैसे जेडीयू के बारे में बताया जा रहा है कि बड़ी डिमांड जो है रेलवे को लेकर है और एक बड़ा मंत्रालय जो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन कोटे की अगर बात करें तो जेडीयू कोटे से 2 लोगों को तरजीह दी गई है और साथ साथ जीतन राम मांझी को भी दिया गया है। तो एक तरीके से अगर बिहार में सहयोगी घटक दलों की बात करें तो अब तक 3 सीटें जो है जाती हुई दिख रही है, 4 सीटें माफी चाहूँगा जाती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी पीएम से मिलने के बाद खुश होकर लौटे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी मांगी मुराद जो है वो अब पूरी हो गई है। किसी तरह की कोई मतलब तवज्जो वाली अब पहले वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है कुमार, और आज सुबह से हर किसी के जहन में यही 2 सवाल हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। उनका जवाब हमने दे दिया है। अब कौन से मंत्री के पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा, इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। वहीं मोदी सरकार में फिर मंत्री बन रहे रामदास आठवले ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। बाबा साहब के मतलब सपने को पूरा करने के लिए मैं मोदी सरकार में लगातार 8 साल से मैं उनके साथ रहा हूँ और अभी तीसरी बार मुझे उन्होंने मौका दे दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और पूरा देश भर के हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, ये बहुत खुश है कि भाई मुझे तीसरी बार मंत्री पद का मौका मिल रहा है। तो मोदी सरकार में फिर मंत्री बन रहे रामदास अठावले की बात तो आपने सुनी, लेकिन कौन कौन से नए चेहरे इस बार सरकार का हिस्सा है, उनकी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इन सबके साथ संवाद किया है, इसको लेकर भी इस वक्त बड़ी खबरें आ रही हैं। जब प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से भी कहा दिया है कि जनता को एनडीए पर भरोसा है और उसी के तहत आगे काम भी करना है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान, जिसको लेकर लगातार समीर हम चर्चा भी करते थे, ये अब जिस तरीके से अब सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, इसके साथ मनोहर लाल खट्टर भी, जो कि हरियाणा करनाल से आते हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा बताए जा रहे हैं। जबकि अब एचडी कुमारस्वामी का नाम भी साफ कंफर्म हो चुका है, जो मोदी कैबिनेट में नए मंत्री है। समीर जी हां, वो चेहरे जो पहली बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। ललन सिंह, जेडीयू के सांसद, मुंगेर बिहार से आते हैं, वो मोदी मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। इसके अलावा आरएलडी के नेता राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा चिराग पासवान, जिनकी पार्टी 5 सांसदों के नंबर पर इस बार बैठी है, 5 सांसद जीत कर आए हैं एलजेपी-आर के। चिराग पासवान एलजेपी-आर के कोटे से मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा हम के नेता जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। अब कैबिनेट को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, शिवांग हमारे सहयोगी ने इस वक्त गिरिराज सिंह से भी बात की है, उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, सुनिए। मंत्री की ओर से फोन आया और जो इनको चाय पे बुलाया गया उनमें गिरिराज सिंह भी शामिल हैं।
पहले भी सरकार में रह चुके हैं और फिर से एक बार उनको कॉल आया। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगली सरकार में भी मोदी की कैबिनेट में आपको मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद देंगे, उन्होंने भरोसा किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। क्या रोड मैप रहेगा? 5 साल का प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारा रोड मैप बिल्कुल तैयार है, जैसे ही सरकार बनती है हम कामकाज पे लग जाएंगे। स्वाभाविक है, कोई नई सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाए हैं और इतिहास रचा है। गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार आई है और उसके प्रधानमंत्री हैं, और विकसित राष्ट्र बनाना संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना। राहुल गांधी ने इस बार कहा है कि इस बार संख्या क्योंकि अपोजिशन की बढ़ गई है तो हमारे जो तेवर हैं वो संसद में दिखेंगे। जनता में तो तेवर देख लिया, अब सदन में भी देखेंगे। जनता ने नकार दिया उनके तेवर को, अब सदन में देखेंगे उनका तेवर क्या होता है। ये आपने कहा कि तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, जो 2014 और 19 में सरकार ने काम किया उसी कामकाज को आगे बढ़ाया जाएगा, या इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा ये जो 5 साल हैं इसमें हम और ज़्यादा बड़े फैसले लेंगे? हर बार बेहतर राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना है उसको आगे बढ़ाते रहें, आगे भी बढ़ाते रहें। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे गिरिराज सिंह, नई सरकार में फिर से एक बार मंत्री के पद पर तैनात होंगे। क्या पोर्टफोलियो मिलेगा वो अभी तय होना है, लेकिन जिन लोगों को चाय पे बुलाया गया, जिनसे मुलाकात हुई, उसमें एक नाम गिरिराज सिंह का भी शामिल है। संदीप के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कैसी रही, इसका लबोलुआब क्या निकला? क्योंकि खास करके 2047 के मिशन पर जोर दिया जा रहा है, 100 दिन के एजेंडे पर जोर दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एनडीए पर देश के लोगों को भरोसा है और इस भरोसे को और मजबूत करने का काम इस बार सरकार को करना है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाय पर चर्चा तो ये औपचारिकता होती है और प्रधानमंत्री हर बार जब शपथ ग्रहण से पहले उस दिन चाय पर उन लोगों को आमंत्रित करते हैं जिनको शाम में शपथ ग्रहण में हिस्सा लेना होता है, जिनको शपथ लेना होता है। लेकिन ये निश्चित तौर पे 2047 का जो एक स्वरूप बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से हो रही है और जो अगले 100 दिनों का उन्होंने एक खाका खींचा है, उसको लेकर सबकी निगाहें हैं कि उसमें क्या है, उस पिटारे में क्या है, जिसको लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे कि कुछ बहुत बड़े फैसले, कुछ बहुत कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज शपथ ग्रहण जैसे होगा, यही टीम जो पहले की टीम है उसमें से ज़्यादातर नाम इस टीम में भी हैं, वो टीम एक नए कैबिनेट में बैठकर और नए फैसले लेगी, हार्ड फैसले लेगी। और जो विश्व में इंडिया को स्थापित करने की कोशिश लगातार कही जा रही है कि किया जा रहा है और विश्व में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको साकार करने में ये टीम कितने आगे बढ़ पाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा। क्योंकि इसमें जहां एक तरफ अनुभवी लोग हैं, वहीं कुछ नए लोग भी हैं जिनको काम सीखना है, जिनको पेस पकड़ने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। समीर, बिल्कुल, और जो बैलेंस बनाने की यहाँ पर अनुभव के साथ साथ कोशिश की गई है, उसी के तहत आनंद आपसे भी इसको लेकर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले क्विक अपडेट हमारे दर्शकों के लिए कि अब आने वाले वक्त में आज का शाम का पूरा कार्यक्रम है क्या? जी देखिए, अब से थोड़ी देर में लगभग मीडिया की एंट्री शुरू हो जाएगी राष्ट्रपति भवन के अंदर। हम लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर ही हैं। सबसे पहले जो मीडिया कैमरामैन पर्सन्स हैं उनको अंदर एंट्री कराई जाएगी। उसका चूंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ज़्यादा है तो लिया जाए। उसके बाद जो बाकी जो गणमान्य लोग हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी एंट्री होगी और जो तमाम वीआईपी और उसके अलावा जो अलग अलग सेक्टर से इन्वाइट किया गया शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए, उसमें मेट्रो के कर्मचारी हों या फिर वंदे भारत के कर्मचारी हों, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और स्वच्छता अभियान से जुड़े तमाम जो कर्मचारी हैं उनको इन्वाइट किया गया है। और 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम रखा गया शपथ ग्रहण समारोह का। और उसके बाद जो है पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन अहम एक काम रह जाता है, जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शपथ ग्रहण के बाद देर रात या फिर कल जो है तमाम जो मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं उनको क्या क्या विभागों की जिम्मेदारी जाएगी, उसकी सूची सामने आ सकती है। और एक बार जब पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन आज हो जाएगा, जब उसकी सूची आ जाएगी, अब वो आज रात में आए या फिर कल आए, उसके बाद संभवतः मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक हो सकती है, यानी कि पहली कैबिनेट की बैठक और पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती है। बिल्कुल, और ख़ास बात ये, थोड़ी देर पहले आनंद अभी जिक्र कर रहे थे, पुष्पेश जी भी हमारे साथ जो कि जुड़े हुए थे, कि कौन कौन से चेहरे नहीं हैं जो पिछली सरकार में थे, इसमें नहीं हैं, उनका जिक्र भी होना चाहिए। मैं देख रहा था पूरी लिस्ट,
जेपी नड्डा के बारे में बहुत सारी चर्चा थी। जेपी नड्डा का नाम इस लिस्ट में नहीं है। दूसरा, अनुराग ठाकुर भी नजर नहीं आए इस चाय पर चर्चा के दौरान और उनका नाम भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इनको लेकर कोई खबरें हैं क्या आपके पास? जी देखिए, हिमाचल से 5 सीटें हैं। जेपी नड्डा वहाँ बतौर अध्यक्ष मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में। लेकिन ये जरूर है कि अनुराग ठाकुर के इसमें नाम नहीं है। स्मृति ईरानी चूंकि चुनाव हार चुकी हैं, वो भी इसमें नहीं थी। तो जाहिर तौर पे इन लोगों के लिए कोई ना कोई पार्टी में कोई भूमिका सोची गई होगी। जो मैराथन बैठक चली है, कल दिन भर बैठक चली है प्रधानमंत्री निवास पर। पीएम के साथ साथ जेपी नड्डा मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे। उसके बाद कल देर रात ही बैठक चली अमित शाह के निवास पर, अलग से जेपी नड्डा, BS संतोष के अमित शाह के साथ। तो जाहिर तौर पर पार्टी का एक मानना है कि जिनको मंत्री पद इस बार नहीं दिया जा रहा है, जाहिर तौर पर उनकी भूमिका आगे दिनों में पार्टी में दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें रवनीत बिट्टू चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई सांसद नहीं है। जो हरदीप पुरी है वो राज्यसभा के सांसद, उनकी उम्र ज़्यादा है और वो राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पंजाब से आपको अगर अपने पार्टी को वहाँ पे फिर से खड़ा करना है, फिर से आपको इस बार आप सीट नहीं जीत पाए, अगर आपको सीट अगर जीतनी है, पिछली बार 2 सीटें थी, जाहिर तौर पर आपको अपना चेहरा वहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। और ऐसे में पंजाब में बीजेपी का चेहरा और रवनीत सिंह बिट्टू बनते हुए नजर आ रहे हैं।